प्रीवियस चैप्टर में मोनेरा कवर कर लिया, प्रोटिस्टा कवर कर लिया, फंजाई कवर कर लिया, एक्सेप्ट द डिजीज पोर्शन एंड लाइफ साइकिल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो अभी हम लोगों ने यहाँ से डिटेल में, क्योंकि हमें पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी हम वहाँ पे आएंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट आई थिंक आपके मॉड्यूल में फिर दिया होगा ये चैप्टर, इसलिए प्लांट किंगडम हम लोग ले लेते हैं। हो सकता है एनिमल किंगडम में न लूँ, तब तक आपका मॉड्यूल आ जाएगा, तो हम लोग फिर सेल डिवीजन और बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर की तरफ मूव कर जाएंगे। क्लियर? तो प्लांट किंगडम में आपको बेसिकली फोकस करना है कि प्लांट को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया एंड व्हाट इज द डिविजन। ठीक है, प्लांट के क्लासिफिकेशन में फाइलम की जगह डिवीजन वर्ड यूज होता है, इसलिए हम लोग हमेशा ये चीज ध्यान में रखेंगे कि एल्की इज अ डिवीजन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स आर डिवीजन। क्लियर? ये सारे पॉइंट्स, ये सारे डिविजन्स को हमें स्टडी करना है। उसके पहले हम जस्ट कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आए थे और जो उन पे बेस्ड क्या देखा गया था उसको एक समरी देखेंगे। इसकी कुछ डिटेल्स मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूँगी, आज हम लोग जस्ट समरी देखेंगे। और फिर हम विटेकर के क्लासिफिकेशन में प्लांट में आए तो वहाँ पे आपको किस कैरेक्टर्स पे देखना है। ठीक है, अब होता है ना कि किसी प्रॉपर्टी पे आप क्लासिफाई करोगे, क्योंकि टिल देन यू नो कि दे आर यूकैरियोटिक, दे आर ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, हैविंग सेल वॉल, हैविंग डेवलप्ड न्यूक्लियस, हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हैविंग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, हैविंग ऑल द न्यूक्लियर सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, इंट्रासेलुलर सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रॉपर कंपार्टमेंट होता है, सब कुछ आपको पता है। तो नाउ व्हाट, किस बेसिस पे आप क्लासिफाई करोगे? ठीक, इनके जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स पे तो आप इनको क्लासिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, कॉमन कैरेक्टर पे तो क्लासिफाई करके हम यहाँ तक आ गए। ठीक, तो अब इनमें क्या कैरेक्टर्स हैं, जिन कैरेक्टर्स को हम रीड करेंगे उसमें आ जाएगा प्लांट का टाइप कैसा है, प्लांट का बॉडी कैसा है, प्लांट का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ठीक है, प्लांट का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, और हर किसी का हैबिटेट आता है तो ये प्लांट कैसे किस जगह पे ग्रो करते हैं, इसकी लाइफ साइकिल कैसी होगी, जिसका मैंने एक ग्लिम्स दिया है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो यहाँ पे आपको ये सब चीजें पढ़ के फिर आप एमंग द प्लांट किंगडम में सारे डिवीजन के बीच में क्लासिफाई करो। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक हैं वो तो है ही, बट अब हम प्लांट में प्लांट को किस बेसिस पे डिफरेंस करेंगे वो हम चीजें देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिनकी भी समरी नहीं हो रही, कोई इश्यू हो तो मुझे कॉल कर लेना, नहीं तो आप संडे तक टाइम ले लो और आराम से उसको कंप्लीट करो। ठीक, यू आर नॉट, मैं छोटा बच्चा नहीं समझती कम्पिटिटिव बच्चों को, मैं बहुत कंफर्ट देती हूँ, लेकिन ईमानदार रहना पड़ेगा आपको। अगर मैं ऐसे स्ट्रिक्ट होके नहीं आज शाम तक सबमिट करना है, अगर ऐसे नहीं कर रही हूँ, इट मीन्स कि आपको कंफर्ट दे रही हूँ और आप उसको क्लियर करके संडे तक सबमिट कर दो। कोई इशू है, कोई चीज़ें हैं तो मुझे कॉल कर लो, मैसेजेस कर लो। ठीक, तो सब मुझे समरी दे देना। नाउ नेक्स्ट देखो, इंट्रोडक्टरी पोर्शन में अगर हम देखें तो वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय विटेकर। आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन था, वहाँ हम लोगों ने देखा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी। फोकस हमें करना प्लांटी पे। इन दिस चैप्टर वी विल डील विद द in detail with further classification within kingdom Plantae, popularly known as plant kingdom। और प्लांट किंगडम आपको पता है एक ऐसा किंगडम है जिसको अरस्तु के टाइम से ही क्लासिफाई कर दिया गया था। ठीक है, अरस्तु के टाइम से क्लासिफाइड था प्लांट किंगडम। जब आपके पास टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आ गया था तभी वहां पे एक प्लांट था, एक एनिमल था। क्लियर? तो उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे डाइवर्सिटी आती गई और वहाँ पे डाइवर्सिफाई डिवीजन वगैरह बनना स्टार्ट हो गया, और अब तो उसके क्लास हैं, सब क्लास है, फैमिलीज हैं, बहुत सारी चीज़ वहाँ पे बनी हुई है। तो एक ब्रॉड स्टडी है, बट फिर भी हम लोग काफ़ी शॉर्ट में ही चलेंगे, क्योंकि आपको अलग अलग पैरामीटर जो बॉटनी प्योर बॉटनी पढ़ते हैं ना वो लोग देखते हैं डिटेल क्लासिफिकेशन, बट हमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पे एक सिंपल सा 5 डिवीजन का क्लासिफिकेशन देखना है। ठीक, ये हमने देखा है, तो जस्ट चार्ट है।
अब हम लोग यहाँ पे इसमें देखेंगे तो प्लांट को देख रहे हैं और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को पीछे छोड़ देंगे बेटा। जब आपको स्पेसिफिकली प्लांट किंगडम को क्लासिफाई करना आएगा तो आप कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखोगे, एक या दो लाइन में उनको लिख दिया कि यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रोफिक, उस पर आप डिटेल नहीं बात करोगे। वो सब होता है कहाँ? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट द प्लांट किंगडम देन you have to just focus on the parameters on which the classification of plants is did ना, उस किस बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन हुआ है, उनको किस बेसिस पे ग्रुप किया गया। Now we must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. ये over time change वही जो अरिस्टोटल के टाइम से, अरिस्टोटल एंड अरिस्टो इज सेम इन, ठीक है, अरिस्टोटल के टाइम से ही प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम बन चुका था। तो वहां से आज तक के प्लांट किंगडम में एक अच्छी खासी इसकी जर्नी हो चुकी है। ठीक है, एक अच्छी खासी जर्नी है और इसमें काफी ज्यादा डाइवर्जन और चेंज देखने को मिलेगा। तो जो प्योर बॉटनिस्ट होते हैं वो इस पूरे चीज पे भी उनका एक पूरा पेपर होता है कि क्या क्या चेंजेस है, ठीक, किस किस बेसिस पे चेंजेस आए, तो वहां से रिलेटेड उनको कई सारे टेक्सोनॉमी को पढ़ना पड़ता है। Now, fungi and members of the Monera and Protista having cell wall have now been excluded from planting. एक मिनट बेटा ना, तो मोनेरा और प्रोटिस्टा पहले जब टू किंगडम था तब आपको पता है कि वो प्लांटी में थे। क्यों? क्योंकि उनके पास सेल वॉल होते थे। ठीक है, पहले प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स भी थे, लास्ट में प्रोटिस्टा और प्योरीफाई और उसको ग्रुप किया गया और पैरामीटर पे तो सिर्फ वहां पे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स रह गए। ठीक है, पहले मल्टी सेलुलर भी थे कुछ। Through earlier classification placed them in the same kingdom, इसलिए वो plant kingdom में थे। So the cyanobacteria that are also referred to as blue-green algae are not algae anymore। ये सारी चीजें हम लोग देख लिए, जस्ट आपको एक लिंक बनाने के लिए ये पॉइंट्स यहाँ पे हैं। In this chapter we will describe algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm, angiosperm under the plantae. The earlier system of classification used only gross superficial morphological character। ये भी आपने देखा कि अर्लियर जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था उसमें क्या हो रहा था, कुछ कैरेक्टर जो आपको मॉर्फोलॉजिकली बाहर से दिख रहे हैं, उसमें सेल वॉल की बात नहीं थी, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात नहीं थी, जस्ट जो आपको दिख रहा है उसके बेसिस पे आप क्लासिफाई कर दे रहे हो कि वो कहाँ ग्रो हो रहा है, वो देखने में कैसा है, उसकी लीफ कैसी है, उसका ब्रांच कैसा है, उसका स्टेम कैसा है। ठीक, इस बेसिस पे प्लांट किंगडम का भी सेम वे में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का भी क्लासिफाई हुआ था अर्लीस्ट वाला। नाउ प्लांट किंगडम में भी सेम वे में क्लासिफिकेशन, क्योंकि उस वक्त ना हमारे पास माइक्रोस्कोप थे ना हमारे पास नॉलेज थी, तो वो जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो किस पे बेस्ड होगा, कुछ कैरेक्टर जो कि हमें मॉर्फोलॉजिकली विजिबल होंगे। क्लियर? दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या होता है बेटा? एक्सेप्ट देन सेक्सुअल कैरेक्टर, जो भी बॉडी में प्लांट बॉडी के शो होगा वो सभी वेजिटेटिव कैरेक्टर आएंगे, जैसे लीफ की साइज, लीफ के टाइप्स, लीफ का अरेंजमेंट, फ्लावर की साइज, फ्लावर का अरेंजमेंट, ठीक है, ब्रांच, हाइट, अलग अलग जो भी आप सोचो, उसका न्यूट्रिशन, उसका मोड ऑफ जो सॉइल का प्रोपोर्शन है, उसके कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ आई, तो उन सब चीजों के बारे में जो भी हम पढ़ते हैं वो सब कहाँ पे आता है? वेजिटेशन में। ठीक है, तो प्लांट के लिए जो हम लोग वेजिटेबल वर्ड यूज करते हैं ना, उसी तरीके से आप समझना, जब भी हम वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात कर रहे होंगे तो मीन्स यहाँ पे सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन या सेक्सुअल कैरेक्टर की बात नहीं होगी। उसके अलावा आप कुछ भी बात कर रहे हो प्लांट के बारे में तो वो सब कहाँ पे मेंशन होगा? वेजिटेटिव में। और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, अब ये लीनियर सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, लीनियस ने जो सेकंड क्लासिफिकेशन दिया अरिस्टो के बाद, उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने जो स्ट्रक्चर स्टडी किया था, इसको नोट डाउन करोगे, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर वहां पे मेंशन कर दिया था। मतलब जो मेल सेक्स ऑर्गन के लिए पार्ट होता है फ्लावर के अंदर,
उसके बारे में वहां पे बात थी। ठीक है, फ्लावर तो मैं हायर ऑर्गेनिज्म के लिए बोल रही हूँ। लोअर ऑर्गेनिज्म में भी जो एंड्रोजोइड्स वगैरह बनते हैं वो वन बाय वन हम लोग देखेंगे, उसका मेंशन कर दिया तुम लोगों ने, मतलब मेल कैरेक्टर की बात कर दी थी। क्लियर? तो एक पॉइंट आप यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रखो। Such systems were artificial. They separated the closely related species since they were looked on a few characteristics. ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो वहां पे भी आपको ये टर्मिनोलॉजी आई होगी, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो जो चलो अभी इस पे फोकस करते हैं, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम जिसमें हमने कुछ बाहरी कैरेक्टर्स को देखा, कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखा और उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया प्लांट्स को। ठीक है, हो सकता है मॉर्फोलॉजिकली उनके कैरेक्टर डिफरेंट हो लेकिन दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, जैसे आज की डेट में आपको पता है कि अगर आप टेरिडोफाइटा की बात करोगे तो उसमें एक रेंज है, एक आपके घर के गमले में है, एक वहाँ जेरोफिटिक प्लांट भी है जो रेगिस्तान में है। तो आप उनके एक्सटर्नल अपीयरेंस पे देख के नहीं डिसाइड कर सकते हो कि ये किस तरीके का, किस सिस्टम में ये बहुत अप्रोप्रिएट क्लासिफाई हो सकता है। समझना इस चीज को। ठीक है, तो जब आप जनरल कैरेक्टर को देखते हो, जैसे सपोज किसी दो के बीच में हमने ऐसे ही मुझे तुम लोग क्लासिफाई करना चाहो अपने अपने से या अपनी फैमिली से, तो तुम कुछ जनरल चीजों को देखोगे कि मैम यूपी की है, हम एमपी के हैं, इस तरीके के। तो जब हम जनरली क्लासिफाई करते हैं तो वो हो सकता है मेरा नेचर, मेरा बिहेवियर बहुत समहाउ तुम लोग के क्लोज हो, और यूपी का तुम्हारा पहले का एक्सपीरियंस ऐसे रहा कि कोई यूपी का गलत इंसान मिला हो, तो तुमने एक इमेज बना ली कि यूपी वाले ऐसे होते हैं, एमपी वाले ऐसे होते हैं, महाराष्ट्र वाले ऐसे होते हैं। ठीक, बट व्हेन यू कम क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, ये तो हमारे बहुत क्लोज हो सकते हैं। इन्हें हमने जस्ट कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे एक डिस्टेंस क्लासिफिकेशन कर दिया। समझ में आई? समझाना क्या चाह रही हूँ ये क्लियर है? तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कुछ पैरामीटर्स पे डिसाइड हुआ था, उसकी वजह से हो सकता है कि कुछ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म दूर दूर हो गए हो क्लासिफिकेशन सिस्टम में, जिनको एक ग्रुप में होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो इसके लिए आप एक पॉइंट ये नोट डाउन करोगे, दे आर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक। आपने कुछ बहुत ज्यादा स्टडी नहीं की, आपने कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया और उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। जैसे अरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया कि चल नहीं पा रहे हैं तो वो सब प्लांट हैं, उसमें पोरिफेरंस भी चले गए, एनिमल भी चले गए प्लांट में। ठीक है, और ब्लड के पॉइंट ऑफ व्यू से किया तो जिनमें ब्लड है वो अलग हो गए, जिनमें ब्लड रेड कलर का है वो अलग हो गए, जिनमें ब्लड नहीं है वो अलग क्लासिफिकेशन हो गया। तो कुछ एक दो पैरामीटर लिए और आपने क्लासिफाई कर दिया। क्लियर? तो ये क्या होंगे? दे आर बेस्ड ऑन, ये आपका एमसीक्यू बन जाएगा यहाँ से। दे आर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो अब आगे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये सारे सिस्टम क्या है, बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को रिलेट करके तब हम किसी कंक्लूजन में पहुंच के उसको क्लासिफाई करेंगे। बट जब तक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात होगी, वहां पे क्या होगा, बहुत कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की और बहुत फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स की वहां पे कंसिडरेशन की गई होगी। क्लियर है? इसके ड्रॉबैक में क्या हो गया, दे सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उनको उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। ठीक, ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। अब इन दोनों का वेटेज इक्वल हो नहीं सकता। ठीक है, आगे आप डिपेंड करोगे। जैसे देखो, अभी यहाँ पे मैं तुम्हें जनरल बताऊं कि सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को आप वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के इक्वल नहीं वेटेज दे सकते हो, कहीं पे फ्रेगमेंटेशन से सिर्फ हो रहा है डिवीजन। ठीक है, किसी हायर ऑर्गेनिज्म में गैमेट फॉर्मेशन से हो रहा है। तो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, और देखो प्लांट्स के पार्ट होंगे, अगर वो वेजिटेटिव पार्ट है तो वो फूड प्रोडक्शन कर रहे होंगे। ठीक है, बाकी कॉमन मैकेनिज्म है वही चल रही होगी। डेवलपमेंट में क्या होगा, फ्लोएम सिस्टम, जाइलम सिस्टम, वेस्कुलर बंडल, ये सारी चीजें इवॉल्व हो रही है, लेकिन फंक्शन देखो, फंक्शन उनका क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका इवॉल्व हो तो रहा है रिप्रोडक्शन ही, लेकिन इवोल्यूशन पूरा दूसरे साइड में है। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की जब आप सिर्फ स्टडी करते हो तो आपको एक प्रॉपर उस
डिवीजन का अलग ही कैरेक्टर दिखता है। जैसे एंजियोस्पर्म में ही सिर्फ फ्लावर है, तो आप लोग बहुत खूबसूरती से चारों तरफ फ्लावर्स देखते होंगे। तो ऐसा तो है ना कि आप फ्लावर के बेसिस पे क्लासिफाई कर दो प्लांट किंगडम को। फ्लावर और कोई बना ही नहीं रहा है, सिर्फ एंजियोस्पर्म फ्लावर बनाते हैं। तो आपके चारों तरफ जितने फ्लावर बेयरिंग प्लांट है वो सब एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। ठीक, तो एक बहुत हाई यहाँ पे डिफरेंस है वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मोड ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में। क्लियर है बेटा? ठीक है, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे वेरिएशंस ज्यादा हैं। Either you talk about the asexual reproduction, or you talk about the vegetative fragmentation, or you talk about the sexual reproduction, तीनों में बहुत ज्यादा वेरिएशंस होंगे। तो इनको आप वेजिटेटिव के साथ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं रख सकते, आपको वेरिएशन दिखेगा। तो इनका इक्वल वेटेज नहीं हो सकता, जो कि आर्टिफिशियल सिस्टम में दिया गया था। ये भी पॉइंट आप नोट डाउन करोगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे देखा गया, ये आपका क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक, ये आपका एक क्वेश्चन है। इक्वल वेटेज दे दिया गया था वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का, ये क्वेश्चन भी है। और जब आप ड्रॉबैक दिखोगे तो ये वहां पे एक ड्रॉबैक भी है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? सबको सुनाई दे रही है ना आवाज? रिप्लाई करो, कोई क्लियर पूछा था बीच में, तब भी सिर्फ ईशा का रिप्लाई आया था। बोर हो रहे हो क्या? बोरिंग नहीं ना लग रहा है? देखो, बॉटनी पोर्शन बच्चों के लिए होता है बोरिंग, लेकिन हम लोग को इंटरेस्टिंग वे में उसको भी कवर करना है, क्योंकि क्वालिफाई करने के लिए वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी जो क्वेश्चन आया है ना आपका, उसमें 40% बॉटनी आई ही आई है। गुड, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, अभी आपको कॉमन वे में समझ में आ गया जब मैंने इतना ओके, कभी कभी फ्लक्चुएट हो रही है। ठीक है बेटा, जब तक चल रहा है तब तक चलाते हैं, अदरवाइज वो पोर्शन हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। नेचुरल क्लासिफिकेशन, अब आपको पता है हमने दो तरीके के क्लासिफिकेशन आपको इंट्रोडक्टरी ही बता दिया अभी। एक आर्टिफिशियल था जो कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पे फ्यू कैरेक्टरिस्टिक पे थे, तो उसके ड्रॉबैक बहुत ज्यादा थे। एक नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया होगा जो कि बहुत इवॉल्व होगा, कुछ इंटरनल फीचर, कुछ उसके एक्सटर्नल फीचर्स, कुछ उसकी अपीयरेंस, रिप्रोडक्टिव फीचर्स, इन सब चीजों को वहां पे इंक्लूड किया गया होगा। क्लियर? तो as against this, natural classification system developed which were based on natural affinities among the organisms and considered not only the external feature, तो इसके आगे की चीजें इन्होंने ऐड कर दी, बट ऑल्सो इंटरनल फीचर लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जो हम लोग सेल पूरा पढ़े हुए हैं, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उसमें किस तरीके का उनका अपीयरेंस होता है, कैसी वॉल, कैसे शेप ऑफ सेल, किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टिश्यू लेवल की बात होगी वहां पे। एनाटॉमी, टिश्यू लेवल की बात। एम्ब्रियोलॉजी, किस तरीके से उनका न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है, वहां अगर एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस तरीके से होगा। ठीक, एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो आपको यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी से ही दिख रहा है कि कुछ चीजें ऐसी ऐड हो गई जिसके बारे में पहले कंसीडर नहीं किया गया था, जिनको पहले ना पता था और ना पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में उनको मेंशन किया गया था। क्लियर? तो जो डाइवर्सिटी आया, जो बार बार उनका क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है, इतना मॉडिफिकेशन हुआ प्लांट किंगडम में, वो इसी वजह से हुआ क्योंकि कुछ ना कुछ हम नया ऐड कर देंगे। और अल्ट्रा स्ट्रक्चर आने के बाद इलेक्ट्रॉन स्कोप आ जाए, माइक्रोस्कोप आ जाए, इसके बाद हो सकता है कि पहले की जो चीजें हैं वो डिनाइड कर दी जाए, क्योंकि आप अब उसको फाइन लेवल पे देख रहे हैं। क्लियर? और डेप्थ में देख रहे हो चीजों को, तो ऑलरेडी जो कम नॉलेज लेके देखो इसको, तुम सेम ऐसे कि कोई किसी चीज के बारे में आपको कम पता हो तो आप उसके बारे में कोई भी राय दे सकते हो। ठीक, लेकिन आपको जब तक आपको उसके बारे में ज्यादा नहीं पता हो तो कोई जो जो उसको ज्यादा जानता होगा वो आपकी चीजों को डिनाई कर देगा, आपकी थ्योरी को रिजेक्ट कर देगा उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कि व्हाट यू नो अबाउट देम। तो इस तरीके की बातें एक डेली लाइफ में भी हम लोग देखते हैं। वही चीज यहाँ है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम डेप्थ में स्टडी कर लिए, हमने बहुत सारे पैरामीटर्स चेक कर लिए, तो हमें क्लासिफाई करने में क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, इनको हम क्लोज ले आए जो कि पहले बाय डिफॉल्ट डिस्टेंस पे थे।
Such a classification of flowering plants was given by George Bentham and Hooker आता Bentham and Hooker आता है जोसेफ डॉल्टन हुकर और बहुत सारे साइंटिस्ट के लिस्ट डिटेल इनके बारे में इंफॉर्मेशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी तुम लोग को जस्ट अभी ये आप इसको देखो अब ये क्या है आपका फाइलोजेनेटिक्स को शो कर रहा है एक स्पीसीज 1 है एक स्पीसीज 2 है ये कहीं ना कहीं इनका एक कॉमन एंसेस्टर था ठीक है इसको हम ले लेते हैं ए ए से दो स्पीसीज इवॉल्व हो गई ठीक है ए से A1 बना एंड A2 बना तो दो स्पीसीज इन्वॉल्व हो गए और ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ रखा है कि इस तरीके का जब हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो इसको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बोलते हैं क्लियर बेटा ठीक है तो उसके लिए इस तरीके से फाइलोजेनेटिक ट्री बनते हैं अब जस्ट आप इसको यहाँ पे देखो इसको हम बी टर्म दे देते हैं या ए डैश दे देते हैं ए डैश से ए इवॉल्व हुआ और ए डबल डैश इवॉल्व हो गया ठीक है ए डैश से ए इवॉल्व हो गया या इसको ए डैश कर लेते हैं इसको कैपिटल ए ही रहने देते हैं ए डैश से ए से ए इवॉल्व हुआ है एंड ए डबल डैश इवॉल्व हुआ है ए डैश एंड ए डैश ठीक है फिर ए डैश से ए डैश 1 इवॉल्व हो गया एंड ए डैश 2 इवॉल्व हो गया ध्यान से सुनना ए में घूम मत जाना एक ए है कॉमन एंसेस्टर उससे दो डायरेक्शन में इवोल्यूशन चला ए डैश बना और ए डबल डैश बना ठीक है ए डबल डैश को हम यहीं पे छोड़ देते हैं ए डैश से फिर दो स्पीसीज उसके अंदर कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन कुछ वेरिएशन आए म्यूटेशंस हुए उसकी वजह से वो नई स्पीसीज में इवॉल्व हो गया तो नाउ ए डैश ने ए डैश A1 डैश को बना दिया एंड A2 डैश को बना दिया ठीक अब हम इसमें रिलेशनशिप आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है A1 डैश A2 डैश A डैश से रिलेटेड है और A1 डैश A2 डैश और A डबल डैश को अगर हम एक एंसेस्टर और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखना चाहें तो भी हमें एक कॉमन एंसेस्टर मिल जाएगा जो कि A था ठीक है तो ए से दो डायरेक्शन में इवोल्यूशन हो गया हो सकता है इसने जाके अलग अलग स्पीसीज बना दी आगे इसने जाके और अलग बना दी इसने जाके और 3 तरीके की स्पीसीज बना दी तो इस तरीके से आपका इवोल्यूशन बढ़ता जाता है लेकिन जब आप एंसेस्ट्री एनालिसिस करते हो मतलब वही ये दो पोते हैं इनका इनके पापा इनके दादा तो वही घरों में जिस तरीके से रिलेशनशिप होता है तो आप एक दो जनरेशन का रिलेशनशिप देख रहे हो ये आप एनालिसिस करोगे तो आप हजारों साल की रिलेशनशिप देख सकते हो ठीक है कि हम कैसे कैसे इवॉल्व हुए समझ में आया ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ठीक है तो एक ये भी स्टडी होती है इसमें इसमें भी हमें देखो क्लोजली रिलेटेड अब हम तुमसे पूछे कि स्पीसीज 1 2 और 3 में कौन कौन क्लोजली रिलेटेड है तो आप बताओ स्पीसीज 1 2 3 में क्लोजली रिलेटेड कौन कौन सी स्पीसीज हैं कौन कौन है तो दो स्पीसीज आएंगी ना ब्राह्मणी क्लोजली रिलेटेड एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कौन कौन है हायरार्की पे जाओ पीछे की तरफ 1 एंड 2 ठीक है 1 एंड 2 आर क्लोजली रिलेटेड मीन्स किसकी ये लेंथ होता है बेटा ये सब अब हम फॉर्मूले नहीं बता रहे तुम लोग को जस्ट आप एक इमेज को देख के समझने की कोशिश करो इसकी लेंथ से हमें समझ में आता है कि ये कितना क्लोजली रिलेटेड है जैसे सपोज यहाँ पे मैं तुम ए और 2 की लेंथ देखोगे इसकी तो तुम्हें कम दिखेगी कंपेयर टू 3 को 1 और 2 से रिलेशन करने के लिए यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं तो डिस्टेंस किसकी ज्यादा है 3 की ज्यादा है ठीक है अगर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो 3 की डिस्टेंस ज्यादा है कॉमन है 3 की 1 से ए के रिस्पेक्ट में ठीक है लेकिन हमने क्या पूछा क्वेश्चन 1 2 एंड 3 में क्लोजली रिलेटेड कौन है तो डिस्टेंस कहाँ कम हो गई 1 और 2 के बीच में ठीक है बेटा तो कौन से क्लोजली रिलेटेड हुए 1 और 2 और कॉमन एंसेस्टर 1 2 3 का अगर हम पूछे 1 2 3 का कॉमन एंसेस्टर कौन है तो ए सिंगल डैश होगा या ए होगा कौन सा होगा ये था हमारा ए डैश
ए डैश इनका कॉमन एंसेस्टर होगा स्पीसीज 1 और 3 का, या ए होगा? कौन सा कॉमन एंसेस्टर है? कैपिटल ए। ठीक है, वेरी गुड, कुछ इसमें डाउट नहीं है। हमें मतलब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, फाइलोजेनेटिक ट्री बोलते हैं इसको, और अलग अलग टाइप्स के ये होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम किससे किससे रिलेटेड है। तो अब जैसे आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन जैसे जैसे एनिमल का हुआ है, तो अभी हम लोग एनिमल की बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट आप ट्री को समझो। तो हम देख सकते हैं कि क्रोकोडाइल, बर्ड्स, ठीक है, रेप्टाइल्स और बर्ड का इवोल्यूशन एक डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में एक पॉइंट से हो गया था, तो वहां बर्ड भी बन गए और उधर दूसरे इवोल्यूशन में रेप्टाइल्स बन गए। सेम वे में आप यहाँ देखो तो प्राइमेटा बन गए, एमनियोटिक एग इसमें लिया गया। अब ये सब कैरेक्टर क्या होते हैं हम लोग बात करेंगे कि एनिमल किंगडम, जस्ट आप इस पे ध्यान दो। ठीक है, तो जिसकी ये लेंथ जितनी कम है वो उतना क्लोजली रिलेटेड हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एम्फीबियंस भी बर्ड से रिलेटेड है इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिश भी रिलेटेड है, शार्क भी रिलेटेड है, तो सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन वो कितने पीछे रिलेटेड थे, फिर इनका कॉमन एंसेस्टर कौन है वो अलग क्वेश्चन है। और ये क्लोजली रिलेटेड है, तो इनका कॉमन एंसेस्टर कौन सा था, किस पॉइंट पे आपने पूछा। ठीक है, दैट इज फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। तो ये आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है, हायर स्टडी में पढ़ाया जाता है किस तरीके की ट्री बनती है, ये टाइप्स ऑफ ट्री होते हैं, कैसा डाइवर्जन इनके बीच में दिखा है, वो सारी चीजें वहां पढ़ते हैं। तो स्पीसीज दैट शेयर अ कॉमन एंसेस्टर आल्सो शेयर एन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो आपको यहाँ समझना क्या है कि स्पीसीज जिनके कॉमन एंसेस्टर होंगे तो उनके बीच की कैरेक्टरिस्टिक्स भी कुछ कॉमन होंगी, वो क्लोजली रिलेटेड रहे होंगे, लेकिन क्योंकि वो उनके अंदर चेंजेस हैं, उनके अंदर डिफरेंसेस हैं, इसीलिए तो वो डिफरेंट स्पीसीज हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन ह्यूमन का मैच करेंगे तो हम कुछ कैरेक्टर पे मैच कर रहे हैं कि हाँ ये अफ्रीकन है, ये इंडियन है, ये एशियन है, या वॉट ये ब्रिटिश है, तो हम उनके अपीयरेंस या उनके लुक या उनके परफॉर्मेंस वाइज हम उनको क्लासिफाई कर रहे हैं, बट एट द एंड सभी तो ह्यूमन है ना, तो एक जगह कोई ना कोई रिलेटेड है। अब इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने तो ये कैरेक्टर की बात की, इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो स्पीसीज की बात करें तो उसमें कुछ कैरेक्टर ऐसे इवॉल्व हुए होंगे कि वो नई स्पीसीज होगी। क्लियर है बेटा? तो दिस इज कॉल्ड phylogenetic. The evolutionary history of a species is phylogenetic. यहाँ से बस आपको एक चीज ये लिखना है, the species which are closely related have more common characteristics in compared to their ancestor. ठीक है, क्लोजली रिलेटेड जितनी होंगी उतने उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होंगे। जैसे सपोज यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में बहुत कम कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो यहाँ दोनों में प्रेजेंट है एनिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स, आप जब डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हो, आप जब रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हो, तो यहाँ पे आपको सिमिलरिटीज काफी देखने को मिलेंगी, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बढ़ जाएंगे। जैसे टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हम देख रहे थे ना, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बढ़ रहे थे किधर, स्पीसीज की तरफ से, स्पेसिफिक कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर, लेकिन अगर हम जनरल क्लासिफाई किंगडम की तरफ देखें तो हमें कम कैरेक्टर्स पे क्लासिफाई करना। ठीक है, तो वन बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन फाइलोजेनी। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी, इसको क्या बोलते हैं, क्लैडिस्टिक एनालिसिस या क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। एनिमल में भी अप्लाई होता है, प्लांट में भी अप्लाई होता है। At present, phylogenetic classification system based on evolutionary relationship between the various organisms are acceptable. सबसे जो बेस्ट स्टडी है that is about the evolutionary relationship. आप किसी का भी लिंक, किसी का भी डिफरेंसेस उसके इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर अप्रोप्रिएटली डिफाइन कर सकते हो कि वो कितने क्लोजली रिलेटेड होंगे या कितने फार होंगे एक दूसरे से। This assumes that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor. ठीक है, अब हम किसी एक टैक्सा क्या होता है बताओ फटाफट, व्हाट इज टैक्सा, कौन बताएगा? टैक्सा इज, व्हाट इज टैक्सा, व्हाट इज टैक्सॉन? गुड, ग्रुप ऑफ रैंक, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन।
ठीक है, जो आपने 7 हायरार्की पढ़ी उसमें हर एक जो लेवल है उसको टैक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, हर एक लेवल को। वेरी गुड। ठीक है, तो अगर हम एक टैक्सा पे, जैसे हम किसी के फाइलम पे स्टडी करें, तो उस फाइलम में जितने लोग भी होंगे, उस लेवल पे जितने होंगे, उनके ऊपर अबव कॉमन एंसेस्टर होगा। जैसे हम स्पीसीज की स्टडी कर रहे हैं तो उसके ऊपर जीनस कॉमन है। ठीक है, जैसे आप टाइग्रिस का मैंने एग्जांपल दिया था, तो वहां पे पैंथेरा आपका कॉमन आ रहा था। समझ में आ रहा है? तो एक कॉमन एंसेस्टर होगा उनका जस्ट अबव लेवल पे। We now use information from many other sources to the help to sources to help resolve difficulties in classification। जो classification system में artificial classification system में problem थी, उनको resolve करने के लिए हमें कई और sources भी useful है, along with the internal ultrastructure study, embryology study and evolutionary relationship। These become more important when there is no supporting fossil evidence। fossil evidence क्या होते हैं बेटा? जीवाश्म स्टडी, किसी का पुरातत्व, कोई आपको टिश्यू तो देखो नहीं मिलेगा, टिश्यू डिजेनरेट हो जाता है। ठीक है, जैसे स्केलेटन सिस्टम का पार्ट मिल सकता है आपको, इस तरीके के कुछ फॉसिल्स मिले जो आपको उसके एग्जिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दें। ब्रांच को क्या बोलते हैं बेटा जिसमें फॉसिल स्टडी की जाती है? उस ब्रांच को क्या कहते हैं? नाउ जो और इवॉल्व हो गया, दैट इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, which is now easily carried out using computer, is based on all observable characteristics। जब आप मेरे सामने रहोगे ना, तो किसी दिन हम वहाँ सेंटर पे आपको लैपटॉप स्टार्ट करके बायो इन्फॉर्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डेटाबेस कैसे, फाइलोजेनेटिक कैसे करते हैं, इसका एक ग्लिम्स दे दूंगी। तो इसमें क्या हो रहा है, आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो। अब अभी आप ये सारे डेटा कैसे देखोगे कि कैसे ये रिलेटेड है? जो हमने ये चार्ट बना दिया, ये हम देख तो नहीं रहे हैं, हमने तो इनके एंसेस्टर देखे नहीं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन पहले प्रीवियस जो स्टडी हुई है उन पेपर में था, उस पेपर से हमने कंप्यूटर में कन्वर्ट कर लिया। तो कंप्यूटर में कैरेक्टर है, अब यहाँ पे जस्ट सपोज कोई अननोन ए स्पीसीज है, इसको हमें मैच करना है, तो इसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसको हमने कंप्यूटर में ऐड किया, और कंप्यूटर में ऑलरेडी जो डेटा प्रेजेंट है उससे उसने सिमिलैरिटी सर्च करके कि कितने परसेंट उसकी सिमिलैरिटी किसके साथ होगी, वो उसको क्लासिफाई कर देगा। ठीक है, तो दिस इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। और भी ज्यादा ये एक्यूरेट हो गया। टाइम कंज्यूमिंग पहले प्रोसेस होती थी, ये क्या है, टाइम सेविंग प्रोसेस होगी। नंबर एंड कोड्स आर असाइंड। अब आपको सबको पता होगा बाइनरी सिस्टम, बाइनरी फॉर्म, बिट फॉर्म में सारी चीजें होती है कंप्यूटर में, तो वहां पे आपको आप नेम नहीं दे सकते, आपको लॉयन के लिए, आपको डॉग के लिए कोई कोड देना पड़ेगा, वो सारे सिस्टम वहां पे होते हैं। Number and codes are assigned to all the characters and the data are then processed। तो जस्ट आप बस ये ध्यान में रखो जो अभी मैंने बताया कि एक अननोन स्पीसीज है, उसके जो भी आपको डेटा है नोन है, उसका कोड होगा एक, उस कोड को आप जैसे अपने डेटा ऑलरेडी जो डेटा आपका मैन्युफैक्चर्ड है, बनाया हुआ डेटा, उसमें इंसर्ट करोगे, तो वो उसके साथ ये एक पहले की कितनी स्पीसीज के साथ क्या सिमिलरिटी रखता है उसको एनालाइज करके एक फाइलोजेनेटिक ग्राफ इस तरीके से एसोसिएट करके बता देगा। तो ए जिसके साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होगा, जैसे सपोज ए बी के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हमें मिला, तो इसको हम कहाँ प्लेस कर देंगे, बी के साथ। समझ में आया? और कुछ ऐसी बहुत कैरेक्टरिस्टिक दिखी है तभी ये ए है, इसलिए ये बी के साथ यहाँ पे नहीं है। बी और एक ए एक ग्रुप में नहीं है, इसको हमने एक डिफरेंट ग्रुप दिया। इज इट क्लियर? In this way, each character is given equal importance and at the same time hundreds character can be considered। अब आप एक एक्सेल फाइल देखा है आपने? एक्सेल फाइल में इतने सारे कॉलम है, आपने हर एक कॉलम में अलग अलग कैरेक्टर दे दिया और एक ही कैरेक्टर को इनके साथ रन कर दिया, तो इन सब फाइल के कैरेक्टर से वो उसको मैच करते हुए एक फाइनल रिजल्ट दे देगा। तो आपका कम टाइम में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप ज्यादा सर्च कर रहे हो और मोर अप्रोप्रिएटली उसको क्लासिफाई कर सकते हो। इज इट क्लियर बेटा? और ये सारी चीजें मैंने थोड़ा प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट चैप्टर में बताया है कि टिल नाउ डिस्कवरी हो रही है, डेली डिस्कवरी होती है नए ऑर्गेनिज्म की। दिस इज अप्रोच ऑफ सिस्टमैटिक्स इन्वॉल्व्स द न्यूमेरिकल evaluation, इवेल्युएशन,
न्यूमेरिकल इवेल्युएशन ऑफ द सिमिलैरिटीज और एफिनिटीज बिटवीन टैक्सोनॉमिक यूनिटीज, कितने एफिनिटिव है, कितनी एफिनिटी है उनके बीच में, कितने वो क्लोजली रिलेटेड हैं और कितना सिमिलैरिटी है उनके बीच में. Anybody tell me about the what is identical and what is the difference between similar and identical. और लेक्चर फिर से ज्वाइन करो और इसका आंसर मुझे तभी सेंड करना. पहले कि मैं पढ़ लेती हूँ. पैलेंटोलॉजी, करेक्ट पैलेंटोलॉजी. हाँ, कार्बन डेटिंग एक मेथड है बेटा, ब्रांच तो पैलेंटोलॉजी, एजिंग को निकालते हैं उससे. क्लियर है? चलो इसका आंसर मुझे रिज्वाइन करके सेंड करो.